नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर मैं हाजिर हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर में एक नए कोर्ट परिसर का करेंगे उद्घाटन। भुवनेश्वर में ही ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 40वें दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। महाराष्ट्र को आज मिलेगा नया मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में देवेंद्र फडणवीस सीएम के रूप में लेंगे पद और गोपनीयता की शपथ। संसद के दोनों सदनों में आज होंगे कई अहम विधायी कामकाज। लोकसभा में रेल संशोधन विधेयक 2024 तो राज्यसभा में भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पर होगी चर्चा। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक 2 दिवसीय दौरे पर आज पहुंच रहे हैं भारत। पीएम मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी करेंगे मुलाकात। और भारत ने 5वीं बार जीता पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब। रोमांचक मुकाबले में चीर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को दी 5-3 से शिकस्त। और आइए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। संसद के दोनों ही सदनों में आज कई अहम विधेयक पर चर्चा होनी है और कई पारित किए जाने हैं। लोकसभा में आज रेल संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक को पारित किए जाने के लिए पेश किया था। विधेयक के माध्यम से रेल अधिनियम 1989 में संशोधन किए जाएंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा में चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश करेंगे। इस विधेयक के माध्यम से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन किए जाएंगे। साथ ही राज्यसभा में आज भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पर चर्चा होगी। नागर विमानन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को चर्चा के लिए पेश करेंगे। विधेयक में विमान के डिजाइन, निर्माण, रखरखाव, कब्जे, उपयोग, संचालन, बिक्री, निर्यात और आयात के विनियमन और नियंत्रण तथा उससे संबंधित मामलों में परिवर्तन का प्रस्ताव है। इससे पहले कल राज्यसभा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत चीन संबंधों पर बयान दिया था और बॉयलर विधेयक 2024 को चर्चा के बाद पारित कर दिया था। आज इस विधेयक से जुड़ी जानकारी को लोकसभा के महासचिव लोकसभा में साझा करेंगे। इसके साथ ही दोनों सदनों में कई अहम पत्र पेश किए जाएंगे। दोनों ही सदनों में प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। महाराष्ट्र में आज देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में नई सरकार शपथ लेगी। महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह मुंबई के आजाद मैदान में होगा। मुख्यमंत्री के साथ शिवसेना और एनसीपी के उप मुख्यमंत्री भी शपथ ले सकते हैं। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके मद्देनजर मुंबई में तैयारियां की गई हैं। जगह जगह पीएम मोदी के होर्डिंग्स लगे हैं और बीजेपी का झंडा लहरा रहा है। विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत हासिल करने वाली महायुति गठबंधन के सदस्यों ने देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने के लिए समर्थन पत्र सौंपा। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। फडणवीस का कहना है कि महाराष्ट्र की जनता से जो भी वादा किया गया है उसे पूरा किया जाएगा। वहीं शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने कहा कि गठबंधन में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 दिवसीय ओडिशा दौरे पर हैं। अपने दौरे के तीसरे दिन आज राष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 40वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इसके साथ ही वो भुवनेश्वर में नए न्यायिक अदालत परिसर का उद्घाटन भी करेंगी। भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स का पहला संस्करण पुणे में जारी है। यह अभ्यास 1 से 8 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में कंबोडियाई सेना की टुकड़ी के 20 सैनिक हैं और भारतीय सेना की टुकड़ी में भी एक इन्फेंट्री ब्रिगेड के 20 सैनिक शामिल हैं।
इस अभ्यास में भारतीय हथियारों और उपकरणों का प्रदर्शन भी किया जा रहा है, जिससे रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा। इससे भारत और कंबोडिया के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही के लिए भारत के व्यापार सांख्यिकी आंकड़ों का विश्लेषण करने के नीति आयोग के नवीनतम प्रकाशन ट्रेड वॉच क्वार्टरली को जारी किया गया है। व्यापार संबंधी क्षेत्रों पर नजर रखने वाला ये प्रकाशन वैश्विक मांग आपूर्ति परिप्रेक्ष्य, क्षेत्रीय प्रदर्शन और उभरते व्यापार अवसरों की अंतर्दृष्टि को समाहित करते हुए भारत की व्यापार स्थिति की समग्र तस्वीर प्रस्तुत करता है। नीति आयोग ने बुधवार को भारत के व्यापार विकास और उभरते अवसरों पर केंद्रित अपने नवीनतम प्रकाशन ट्रेड वॉच क्वार्टरली को लॉन्च कर दिया है। ट्रेड वॉच क्वार्टरली में कहा गया है कि 2024 की पहली छमाही में कुल व्यापार में 2023 की तुलना में 5.45% की साल दर साल वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में निर्यात 5.95% बढ़कर $110 बिलियन हो गया और आयात 8.40% बढ़कर $173 बिलियन हो गया, जिससे व्यापार असंतुलन बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में भारतीय लोहा और इस्पात निर्यात में भारी गिरावट देखी गई, जिसका मुख्य कारण कमजोर घरेलू मांग और चीन में अतिरिक्त क्षमता थी। वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में भारत के निर्यात में उत्तरी अमेरिका का हिस्सा 21% था। उसके बाद यूरोपीय संघ का हिस्सा 18.61% था। आयात मुख्य रूप से पूर्वोत्तर एशिया, पश्चिम एशिया और आसियान से था, जो कुल आयात का 51% था। वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के दौरान एफटीए भागीदारों को निर्यात वृद्धि 12% पर उल्लेखनीय रूप से मजबूत थी, जबकि इन भागीदारों से आयात वृद्धि 10.29% थी। भारत 43 वस्तुओं में तुलनात्मक लाभ दिखाता है, वैश्विक आयात का 40% प्रतिनिधित्व करता है और व्यापारिक निर्यात का 68.2% हिस्सा है। वर्ष 2023 में 7 उभरती अर्थव्यवस्थाओं में खनिज, ईंधन और उत्पादों, प्राकृतिक और संवर्धित मोती और दवा उत्पादों में विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी अपने साथियों की तुलना में बेहतर थी। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी दोगुनी से अधिक हो गई है, जो 2005 में 2% से 2023 में लगभग 4.6% तक पहुंच गई है। When it comes to the opportunities, I feel we need to explore or diversify markets. That 70% of world imports, there are products, those who constitute something like 70% in world imports, 4,500 products or so, there India's share is just 1%. Whereas we are getting 20% in the products whose share only 3% of the world trade. भारत को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए निर्यात को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना और तकनीकी नवाचार को बढ़ाने के लिए प्रयास करना जरूरी है। ब्यूरो इनपुट के साथ शुभेंदु घोष की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आज विश्व मृदा दिवस है। लोगों में मिट्टी के महत्व और सतत प्रबंधन को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। आज के दिन का उद्देश्य स्वस्थ मृदा के महत्व पर ध्यान केंद्रित करना और मृदा संसाधनों के टिकाऊ प्रबंधन की वकालत करना है। आइए जानते हैं कि मिट्टी की उर्वरता को कैसे बरकरार रखा जाए और केंद्र सरकार इसके लिए क्या योजनाएं चला रही हैं। पेश है ये रिपोर्ट। मिट्टी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। यह हमें आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है, जो खाद्य पदार्थों के विकास के आधार हैं। मिट्टी के मानक और गुणवत्ता को स्वस्थ बनाए रखना हर किसी की जिम्मेदारी है। इसलिए लोगों में मिट्टी के महत्व और साथ ही सतत प्रबंधन को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस की शुरुआत 2014 में हुई थी। इससे पहले इस दिवस को मनाने की मांग 2002 में उठी थी।
मृदा की देखभाल, माप, निगरानी, प्रबंधन की थीम के साथ इस वर्ष भी विश्व मृदा दिवस का संदेश लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। एनवायरनमेंट है वहाँ तक ये इफेक्ट करता है, तो इसके बारे में जागरूक और हम विश्व मृदा दिवस के ऊपर इसके बारे में किसानों को जागरूक करते हैं। इसके अंदर हम थोड़ा इमोशनल अपील भी करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, उपकार फिल्म आई थी, उसके अंदर एक गाना था, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती। तो कहने का मतलब यदि ज़मीन स्वस्थ है तो सोना और मोती और ये सारा उसी का पार्ट है, क्योंकि स्वास्थ्य है सबसे बड़ी चीज़ है। मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी, ज्यादा मात्रा में रासायनिक खाद का इस्तेमाल, फसल अवशेषों को पूरी तरह से हटाना और उचित फसल प्रणाली का अभाव कुछ ऐसे कारण हैं जो मिट्टी की उर्वरता को कम करते हैं। मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही है, जिसमें 2015 में शुरू की गई मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, पीएम परिणाम योजना खास हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में किसान को उनकी मिट्टी की स्थिति की जानकारी दी जाती है। इस कार्ड के जरिए किसान अपनी जमीन में पोषक तत्वों की कमी को जान पाते हैं, ताकि इसे पूरा करके वो अपनी उपज बढ़ा सकें। अगस्त 2024 तक देश भर में लगभग 24 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार सल्फर कोटेड और नीम कोटेड यूरिया के इस्तेमाल पर भी जोर दे रही है। नीम कोटेड यूरिया में नीम के तेल का लेप होता है जो पौधों को कीटों से बचाता है। नीम कोटेड यूरिया से यूरिया की लागत कम होती है और किसानों की आय बढ़ती है। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए सरकार किसानों को जैविक खेती के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। ये वार्षिक आयोजन मिट्टी, पौधों, जानवरों और मनुष्यों के बीच जटिल संबंधों की याद दिलाता है और इस अमूल्य संसाधन को संरक्षित करने की आवश्यकता पर जोर देता है। शमीम अख्तर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक आज से भारत की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान भूटान नरेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करेंगे। साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी भूटान नरेश से नई दिल्ली के होटल ताज पैलेस में मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच पहले से ही घनिष्ठ संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ बनाना है। भारत ने विश्व स्तर पर एआई परिदृश्य में अपनी चमक बिखेरते हुए स्टैनफोर्ड के ग्लोबल वाइब्रेंसी टूल 2024 में चौथा स्थान हासिल किया है। एआई शोध, प्रतिभा और विकास में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए भारत अमेरिका, चीन और यूके जैसे नेताओं के साथ भविष्य की तकनीक को आकार देने में शामिल है। दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौड़ में भारत ने प्रभावशाली उपलब्धि हासिल की है। स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेंटर्ड एआई की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत 36 देशों में चौथे स्थान पर है। रिपोर्ट में एआई और कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशन, साइटेशन, गिटहब प्रोजेक्ट्स, एआई टैलेंट, कंसंट्रेशन और हायरिंग ट्रेंड्स जैसे क्षेत्रों में भारत के मजबूत प्रदर्शन को रेखांकित किया गया है। AI is phenomenal transformation that it's doing, and I think India is the GPI chair. We have done a phenomenal job, I think, with the government support. One of the key things that we have done from a company standpoint is CISA and Certin has partnered and rolled out cybersecurity for AI. So in cybersecurity, AI is being used tremendously, and we are helping the initiative of putting India on the global map for AI. So one of the key things that we have done is partnered with American National Accreditation Board, which is the supreme board for accreditation of certifications. So we have partnered with them, and that has given a big recognition. We are also working with other governments and taking cybersecurity for AI and putting India on the global map as a company. वैश्विक स्तर पर अमेरिका शीर्ष स्थान पर है, जो निजी एआई निवेश, मशीन लर्निंग मॉडल विकास और जिम्मेदार एआई शोध में सबसे आगे है। वहीं चीन दूसरे स्थान पर है, जो उनके मजबूत एआई विकास के ढांचे को प्रदर्शित करता है। तीसरे नंबर पर ब्रिटेन मौजूद है। AI security is going to become a very big area where I think just not AI playing a role in generative AI, but I think one of the key things that India and CISA can play a larger role is how do you secure AI? Because responsible AI, privacy in AI, data protection in AI becomes extremely important. ये आंकड़े ग्लोबल वाइब्रेंसी टूल 2024 पर आधारित हैं, जो 42 संकेतकों को एकत्रित कर दुनिया में एआई तत्परता और राष्ट्रों के विकास को मापते हैं।
ये टूल न केवल अग्रणी देशों के बारे में बताता है बल्कि एआई इकोसिस्टम में उभरती हुई ताकतों और सुधार के क्षेत्रों की पहचान भी करता है। स्टैनफोर्ड के ग्लोबल रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में एआई नवाचार और प्रतिभा में देश के बढ़ते प्रभाव को दर्शाया गया है। भारत तकनीक का भविष्य तय करने में एक अहम भूमिका अदा कर रहा है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ मेहताब भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और ठंड बढ़ने के साथ ही साइबेरियन मेहमानों ने राजस्थान के फलौदी में दस्तक दे दी है। हजारों किलोमीटर लंबा सफर तय कर प्रवासी पक्षी कुर्जा एक बार फिर फलौदी के खिंचन गांव पहुंच गई है। खास बात यह है कि साइबेरिया से यहां तक का हजारों किलोमीटर लंबा सफर तय करने वाले ये पक्षी ना तो अपनी राह भटकते हैं और ना ही इनके यहां पहुंचने का समय कभी गड़बड़ाता है। सात समंदर पार से हजारों किलोमीटर का सफर तय कर साइबेरियन पक्षियों ने फलौदी जिले के खीचन गांव में डेरा डालना शुरू कर दिया है। विदेशी मेहमानों के आगमन ने ग्रामीणों को खुश कर दिया है। शीतकालीन प्रवास पर अब तक 15,000 कुर्जा खीचन पहुंच चुकी हैं। इस बार बारिश अच्छी हुई है, लिहाजा 35,000 से 40,000 तक प्रवासी पक्षी कुर्जा के आने की संभावना है। मोसाइल क्रेन है जो मंगोलिया से अगस्त एंड में सितंबर फर्स्ट वीक में आती है और मार्च एंड में ये वापस जाती है। इनकी दिनचर्या के बारे में बता रहा हूँ। सुबह आने का टाइम है 6:30, 7:30 में ये खाना खाएगी पक्षी चुगाकर जो आबादी के बीच में बना हुआ है, और 10:30 में वहाँ से उड़ान कर आएगी विजय सागर, रात्रि नाडी और नीबड़ी नाडी। 3 पॉइंट के ऊपर दिन भर बैठती है। खाने में सबसे पहला है जवार, चूना मिक्सिंग पत्थर और सॉल्ट। ये खाने में जितनी बार भी मर्द बर्ड का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने पोस्टमार्टम करवाया जब ये चीज़ें पाई है। कुर्जा यहाँ के परिवेश में इतना घुल मिल गए हैं कि इन पर कई लोकगीत बन चुके हैं। वहीं इनको देखने के लिए विदेशी पर्यटक एवं देसी पर्यटकों का खीचन गांव में तांता लगा रहता है। पर्यटक यहाँ के दृश्य को अपने मोबाइल फोन और कैमरों में कैद कर लेते हैं। ये मंगोलिया से 6,000 किलोमीटर दूर से प्रवास शुरुआत करके यहाँ के अपना एंड करती है। शीतकालीन के अंदर अपनी प्रजनन करने के लिए इंडिया आती है। ये 6 महीने यहाँ पर रुकती है। ज़्यादातर ये खीचन फलौदी के बेल्ट में ज़्यादातर रहती है। कुछ जैसलमेर ज़िले के तालाब जो आसपास वहाँ पर ये ज़्यादा पड़ाव करती है। 6 महीने के बाद जैसे जैसे सर्दियाँ डाउन हो गई उसके बाद ये अपना पड़ाव वापस ये मंगोलिया की ओर उड़ान भरेगी। मजे की बात है कि साइबेरिया से लेकर फलौदी तक के लंबे सफर में ये पक्षी कभी भी अपनी राह नहीं भटकते। कुर्जा साइबेरिया के मौसम में शुरू होने वाले बदलाव को पहले से भांप लेती है। हजारों की तादाद में भारत में अपने ठिकानों की तरफ उड़ान भरना शुरू कर देती है। बिना किसी जीपीएस की मदद के ये पक्षी करीब 6,000 से अधिक किलोमीटर का सफर तय कर फलौदी के खीचन गाँव पहुँच जाती है। इम्पोर्टेंट बात ये लगी कि इसके चारों तरफ जाली है, इसमें कोई तरह का शिकारी नहीं आ सकता है। अंदर कुत्ता है, कोई जो मांसाहारी जीव जंतु है वो इसमें नहीं आता है, तो ये एकदम व्यवस्थित सुरक्षित मत है। ये पक्षी साइबेरिया, कजाकिस्तान, मंगोलिया से प्रतिवर्ष शीतकालीन प्रवास पर आती हैं। जब सर्दी खत्म होने लगती है और गर्मी के दस्तक देते ही मार्च में वतन वापसी के लिए उड़ान भरती हैं। फिलहाल इन दिनों विदेशी मेहमानों के कलरों से इलाका गुंजायमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और अगर आप लजीज व्यंजन खाने के शौकीन हैं तो दिल्ली में लगा सरस फूड फेस्टिवल आपके लिए ही है। यहाँ जाकर आप स्वादिष्ट पकवानों का लुत्फ ले सकते हैं। महिला सशक्तिकरण के प्रतीक सरस फूड फेस्टिवल में हर राज्य का एक अलग स्टॉल है, जहाँ उनके स्थानीय और पारंपरिक डिशेज परोसी जा रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सरस फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। भारतीय संस्कृति व खान पान की झलक दिखाने के लिए देश भर से लगभग 150 महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने इस महोत्सव में भागीदारी की है। इसी कड़ी में केंद्रीय ग्रामीण विकास व कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरस फूड फेस्टिवल में पहुंचकर महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित किया और सम्मानित भी किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प महिला सशक्तिकरण है और भारत की नारी को सबल बनाना ग्रामीण विकास मंत्रालय का मिशन। आज 10 करोड़ दीदियां 90 लाख स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, जिनमें से 1 करोड़ 15 लाख 254 लखपति दीदी बन चुकी हैं और बाकी दीदियों को भी लखपति बनाना है। इतना ही नहीं, लखपति से आरंभ हुआ ये सफर करोड़पति दीदी बनाने तक ले जाना है।
व्यंजनों की खुशबू ने जो हर एक प्रांत के 25 प्रांतों के हैं, और व्यंजन बनाने वाली भी हमारी दीदियाँ, ये महिला सशक्तिकरण की प्रतीक हैं दीदी। और ये दीदियाँ संदेश भी दे रही हैं कि बहन और बेटियों को गरीब नहीं रहना, आर्थिक सशक्तिकरण होना है, आगे बढ़ना है। दीदियों की क्षमता अब पूरे देश में दिखाई दे रही है, और अब ग्रामीण विकास मंत्रालय के संकल्प है, लखपति तो बनेंगी ही दीदियाँ, लेकिन आगे का सफर करोड़पति भी होगा। सरस फूड फेस्टिवल में 25 राज्यों के 300 से ज्यादा प्रसिद्ध व्यंजन स्टॉलों के माध्यम से परोसे जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने स्टॉल्स पर जाकर व्यंजनों का भी लुत्फ लिया। सरस मेले का मुख्य उद्देश्य न केवल लोगों को अलग अलग राज्य के स्वादिष्ट भोजन चखाना है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं को प्रेरित भी करना है। ये महोत्सव महिला सशक्तिकरण का अनूठा उदाहरण भी है, क्योंकि इसमें भाग लेने वाली महिलाएं स्वादिष्ट व्यंजन पेश करने के साथ ही अपने राज्य के सामाजिक ताने बाने, कला और कौशल का प्रदर्शन भी कर रही हैं। डीडी न्यूज़ के लिए संध्या शर्मा की रिपोर्ट। और अब आपको मिलवाते हैं एथलीट आशा मालवीय से, जिन्होंने अपने अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए कन्याकुमारी से कारगिल और कारगिल से सियाचिन होते हुए दिल्ली तक की यात्रा साइकिल से पूरी की है। इस प्रेरणादायक यात्रा में उन्होंने देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों को पार करते हुए हजारों किलोमीटर की दूरी तय की है। भारत भूमि में समय समय पे कन्याओं ने, महिलाओं ने कई ऐसे कार्य किए हैं जो भारत के विकास के लिए बड़ा योगदान साबित हुए हैं। और आज इसी श्रृंखला में कन्याकुमारी से सियाचिन को साइकिल की यात्रा से जोड़ते हुए हमारे साथ आशा मालवीय जी हैं, जो साइकिल की यात्रा करते हुए दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस यात्रा के बारे में कुछ बताएं। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करती हूँ पूरे देशवासियों का और पूरे भारतीय सेनाओं का भी। मैं अभी लगभग 11,300 किलोमीटर यात्रा कंप्लीट करके दिल्ली पहुंची हूं, और इस यात्रा की शुरुआत 24 जून से कन्याकुमारी से की गई थी। 26 जुलाई को कारगिल और 15 अगस्त को सियाचिन होते हुए मैं दिल्ली आई हूं। और इस यात्रा में मेरा जो सहयोग किया है वो भी भारतीय सेना ने काफ़ी सहयोग किया है, तो मैं धन्यवाद करती हूँ उनका। हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे की सोच ज़रूर होती है, तो आपने कब सोचा कि मुझे कन्याकुमारी से और दिल्ली तक साइकिल से चलना है? इस यात्रा से पहले भी मैं पूरे भारत में संपूर्ण भारत एकल महिला साइकिल यात्रा 26,000 किलोमीटर की पूर्ण कर चुकी हूँ, और वो 2023 में मेरी ख़त्म हुई थी। और उस यात्रा का मेरा उद्देश्य भी था महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, जो मैंने वो संदेश पूरे भारत देश में कन्वे किया था। तो उसी यात्रा में जब मैं भारतीय सेना में बहुत सारी जगह पे मैं गई, तो मुझे वाकई कहीं ना कहीं लगा कि जो सेना हमारे देश के लिए कर रही है उसके सामने तो मेरा कार्य कुछ भी नहीं है। मुझे कहीं ना कहीं पहले तो ये लगता है कि जब भी हम किसी काम को करने से पहले सोच लेते हैं कि मुझे ये करना ही करना है, तो हम 50% तो उसे उसी दिन अचीव कर लेते हैं, और 50% हमारी उस काम के लिए मेहनत होती है। हम उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं। तो सफ़र आसान तो नहीं था, लेकिन मेरी सोच के आधार पे ये सारा संभव हुआ है। मैं जब 2 साल की थी तो मेरे पापा की डेथ हो गई थी, और मेरी माँ ही मेरे लिए प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत मेरी लाइफ में है। और क्योंकि वो सिंगल मदर है, वो लेबर का काम करती थी, तो उन्होंने लेबर का काम करके जो हमारे लिए किया है वो शायद मेरे पास उनके काम के सामने जो मेरा काम है वो तो कुछ भी नहीं है। कई ऐसी लड़कियां हैं जो आपको देखकर, कई ऐसे बच्चे हैं जो आपको देखकर बहुत प्रोत्साहित हो रहे होंगे। तो इस साइकिलिंग को करने के लिए क्या कुछ तैयारी की, या कौन सी वो ख़ास एक्सरसाइज हैं जो आप करते हो कि आप इतना साइकिल चला करके दिल्ली तक पहुँचे हैं? मैम, सबसे पहले तो खाने पीने का हो गया कि खाने पीने का मैं काफ़ी ध्यान रखती हूँ। मैं अपने हर काम के लिए पहले मेंटली प्रिपेयर हूँ कि मुझे ये करना है तो करना है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बहुत अच्छा संदेश दिया है, और यकीनन हमारे देश के युवाओं को ये प्रेरित भी करेगा। नारी तू वो शक्ति है जो चाहे वो कर सकती है। कैमरा पर्सन राजेश रिक्की के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट, तो आज ही डाउनलोड करें। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
और इसके साथ ही समाचार में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।